हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती या सीटेट और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सीडीपी का क्वेश्चन है उसके लिए टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी 50 क्वेश्चन की ऑलमोस्ट चलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने। तो सबसे पहले हम एनईपी के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? ऑप्शन है कोठारी आयोग, यशपाल समिति, के कस्तूरी रंगन समिति या राधा कृष्णन समिति। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एनईपी 2020 जो है वो के कस्तूरी रंगन समिति पर की सिफारिशों पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में याद रखिएगा कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मसौदा तैयार किया गया और फिर इसके आधार पर एनईपी 2020 को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है। एनईपी 2020 ने 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको चेंज किया है और उसकी जगह पे ये आपकी समिति आई है। इसमें जो कोठारी आयोग आता है ना, तो कोठारी आयोग आपका पहली जो एनईपी थी 1968 की, उसकी आयोग था कोठारी आयोग और अभी का है के कस्तूरीरंगन समिति। अगला है, स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 5+3+4+2 या 3+5+3+4। तो स्कूली शिक्षा का जो पुराना ढांचा था 1986 के अनुसार वो 10+2 था, पर अभी जो हुआ है वो चेंज होकर के 5+3+3+4 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें 5 जो है वो आपका फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें आपका 3 साल आंगनवाड़ी और 2 साल बाल वाटिका क्लास 1 और 2 है, जिसमें आपके 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे। इसके बाद आपका आता है थर्ड जो 3, इसको प्रिपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 3 साल का है जिसमें क्लास 3 से 5 तक के बच्चे आते हैं। मिडिल स्टेज जिसमें 6 से 8 साल के बच्चे आते हैं और सेकेंडरी स्टेज जिसमें 4 साल है, 9 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। तो कुल स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया गया है। अगला है, एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रखा है? ऑप्शंस है निपुण, परख, दीक्षा या प्रगति। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसका नाम रखा गया है परख। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बारे में देखते हैं कि परख का पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे जो मानक दिशा निर्देश है और समग्र मूल्यांकन है उसकी व्यवस्था विकसित की जाती है। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है जिसमें क्लास 3 और क्लास 6 और क्लास 9 इन 3 क्लास के बच्चों को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, फाउंडेशन स्टेज में कुल कितने वर्ष शामिल है? 3, 4, 5 या 2? तो हमने देखा था पहला प्रिपरेटरी होता है जिसमें 5 साल होता है, फिर फाउंडेशन होता है जिसमें पहला फाउंडेशन होता है जिसमें 5 साल होता है, दूसरा प्रिपरेटरी होता है जिसमें 3 साल होता है। तो फाउंडेशन स्टेज में कितने साल शामिल है? 5 साल शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 साल में जो पहला 3 साल है वो प्री प्राइमरी का है जिसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी है। यूकेजी जो है वो बालवाड़ी है। बालवाड़ी में आपको प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है वो आकर के बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद 2 साल जो होता है क्लास 1 और 2 होता है। तो फाउंडेशन स्टेज 5 साल का और फिर प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का, फिर अगला मिडिल स्टेज 3 साल का। ठीक है। और लास्ट में 4 साल का आपका सेकेंडरी स्टेज है 9 to 12। नेक्स्ट है, 360 डिग्री प्रगति पत्र में क्या शामिल नहीं है? स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, शिक्षक मूल्यांकन या पड़ोसियों का मूल्यांकन। तो 360 डिग्री प्रगति पत्र में जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा पड़ोसियों का मूल्यांकन, क्योंकि खुद से मूल्यांकन करते हैं, सहपाठी मूल्यांकन करते हैं जिसको पीयर असेसमेंट बोलते हैं, और शिक्षक का मूल्यांकन होता है, पर पड़ोसियों का नहीं होता है। ठीक है। इसमें सेल्फ, पीयर और टीचर असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? 5, 6, 8 या 9? तो वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग जो कि हमारी एनईपी 2020 है, इसको शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहती है और स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है, जिसके लिए बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिसमें बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है SEDGS, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, सोशल एजुकेशन डेवलपमेंट ग्रुप, सोशल एजुकेशन डिजिटल ग्रुप या स्टेट एजुकेशन डेवलपमेंट गोल्स। तो एनईपी 2020 में SEDGs का प्रयोग उन समूह के लिए किया जाता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है ऐसे समूहों तक शिक्षा पहुंचाना जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं, तो उनको आपको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो एनईपी 2020 जो है वो इक्विटी और इंक्लूजन समावेशी शिक्षा की बात करती है। अगला सवाल है दिव्यांग बच्चों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है या प्रस्तावित है? विकलांग, CWSN, विशेष बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है CWSN, मतलब है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है ताकि दिव्यांग और जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सबको एक साथ आप एक ही कक्षा में बुनियादी आवश्यकता दे करके शिक्षा उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का नाम क्या है? निपुण भारत, निष्ठा, दीक्षा या सार्थक। तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन, इसका नाम है आपका निपुण भारत मिशन, जिसका मतलब है बच्चों में आपको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब बुनियादी साक्षरता, बच्चे को बुक पढ़नी आनी चाहिए, और संख्यात्मकता मतलब बच्चे को संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन और टेबल्स उनको याद होने चाहिए। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिसी की बात की गई है एनईपी 2020 में, जिसका नाम है निपुण भारत। अगला है शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास CPD हेतु वार्षिक घंटे कितने हैं? मतलब शिक्षकों को पूरे साल में लगभग कितने घंटे की ट्रेनिंग लेनी है? 20, 30, 50 या 100? तो शिक्षकों के लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग है। तो एनईपी 2020 में शिक्षकों को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD पर जोर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा, तो कम से कम 50 घंटे CPD अवसरों में भाग लेने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है, जिसमें उद्देश्य शिक्षकों को विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, मूल्यांकन क्षमता और नई शिक्षण पद्धतियों का निरंतर विकास करना है, ये इसका उद्देश्य है। अगला है वर्ष 2030 तक न्यूनतम शिक्षण योग्यता क्या होगी? 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, एमएड या केवल स्नातक? तो न्यूनतम शिक्षण योग्यता होगी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड वर्ष 2030 तक। मतलब स्कूल शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम डिग्री की आवश्यकता है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम होगा। जैसे अभी क्या होता है, ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का बीएड करते हैं, पहले 1 साल का बीएड होता था, पर अब उसको चेंज करके अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो BSc बीएड BA बीएड ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया गया है, तो उसको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम कहा गया है। नेक्स्ट है GER को आपका 100% लक्ष्य कर किस वर्ष तक करने का है उद्देश्य? तो GER है क्या? तो GER है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसमें आपको क्या बोला गया है कि बच्चों का स्कूल में नाम आना चाहिए, नामांकन होना चाहिए। तो 100% करने का लक्ष्य जो है वर्ष किस तक है? 25, 30, 35 या 40? तो वर्ष 2035 तक GER को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2035 तक GER को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरू में इसको 2030 तक रखा गया था, जबकि आपको एनईपी में शुरू में 100% GER का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, और उच्च शिक्षा को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। इसीलिए इसको 2035 लेंगे। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा में 100% का लक्ष्य है 2030 और उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य है 2035। नेक्स्ट है बैगलेस डेज की संख्या कितनी है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन? तो एनईपी 2020 में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस डेज की अवधारणा रखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख 10 दिन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है विद्यार्थी स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ व्यावहारिक अनुभव और इंटर्नशिप जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो क्लास 6 to 8 के लिए 10 बैगलेस डेज साल में रखे गए हैं। नेक्स्ट है एनईपी 2020 का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या नहीं है?
विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, प्रौद्योगिकी के उपयोग को हतोत्साहित करना, बहुभाषावाद को बढ़ाना या रचनात्मकता को प्रोत्साहन। तो एनईपी 2020 का जो सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी के उपयोग को हतोत्साहित करना। अगर प्रोत्साहित करना होता तो होता, पर हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसमें 3 आंसर्स और मिलते हैं कि विशिष्ट क्षमता की पहचान, बहुभाषावाद को बढ़ावा और रचनात्मकता को प्रोत्साहन। ये आपके एनईपी की विशेषता है। इसमें डिजिटल शिक्षा, तकनीकी संसाधन, ऑनलाइन शिक्षा, शैक्षिक तकनीक और डिजिटल सामग्री के उपयोग पर जोर दिया गया है और प्रौद्योगिकी के उपयोग को हतोत्साहित करना एनईपी का मार्गदर्शक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार किस कक्षा तक है? कक्षा 8, 10, 12 या स्नातक स्तर? तो एनईपी 2020 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी का जो विस्तार है वो कक्षा 12 तक किया गया है। तो इसके विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है ताकि वंचित वर्गों की जो बालिकाएं हैं उनको माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिल सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस आप देखिए आगे के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति और पोषण में पोषण शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं आनुवांशिकता, वातावरण, बच्चे का विकास या समाज। तो प्रकृति और पोषण ये जो शब्द है इसमें पोषण जो है वो वातावरण को बताता है। तो नेचर और नर्चर दो चीजें हैं। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और पोषण का नर्चर का मतलब होता है पोषण। तो यहाँ पे पोषण शब्द किसको बताता है? आपके वातावरण को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेचर क्या होता है? हम नेचर मतलब प्रकृति समझते हैं तो समझते हैं हमारा आसपास का वातावरण, पर वो नेचर नहीं है। जो बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुण है ना उसको कहा जाता है नेचर। और पोषण कहा जाता है कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला जो वातावरण है, अनुभव है, शिक्षा है, परिवार है, समाज है, ये। ठीक है, तो पोषण का अर्थ वातावरण से है। बाल विकास में सिर्फ आनुवांशिकता या केवल वातावरण निर्धारित नहीं करता, दोनों की पारस्परिक क्रिया निर्धारित करती है। तो हमको मेन चीज याद रखना है नेचर हेरिडिटी है और नर्चर एनवायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच भाषा और विचार को लेकर सबसे बड़ा अंतर क्या है? पियाजे का मानना है कि भाषा पहले आती, वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार पहले आता है। पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, पर जीन पियाजे का मानना है कि पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है, और वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को प्रभावित करता है ऐसा मानते हैं, और उनका भाषा विकास बच्चे की संज्ञानात्मक संरचनाओं से जुड़ा है। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और एक है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या किया है? भाषा और विचार के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया है, और उनके अनुसार शुरुआत में विचार और भाषा अलग अलग मार्गों पर विकसित होते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आंतरिक वाणी का विकास होता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं और वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर। पियाजे बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक मानते हैं और उनका कहना है कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, और वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक अंतःक्रिया ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण है। पियाजे मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है, और वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा और विचार के पारस्परिक संबंध होते हैं, और उन पर उन्होंने जोर दिया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है। ये सटीक रूप से वे ये मानते हैं कि पहले भाषा और विचार अलग अलग विकसित होते हैं और बाद में उनका एकीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की या हार्वर्ड गार्डनर? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणा है, जिसका मतलब है कि वो अंतर जो बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन और जब आप उसको किसी मोर नॉलेजेबल अदर से
हेल्प दोगे, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो होता है उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे बच्चा अकेले 2 अंकों का जोड़ कर लेता है, बिना कैरी वाला क्वेश्चन कर लेता है, पर शिक्षक उसको सिखाएगा कि कैरी वाला कैसे करना है, तो इससे वो सीखता है। तो ये ज़ेडपीडी से संबंधित है। तो ज़ेडपीडी और स्कैफोल्डिंग ये दोनों जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत है। नेक्स्ट है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार खुद के बारे में जानने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, भाषाई बुद्धि या तार्किक बुद्धि। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें खुद के बारे में जानने वाली बुद्धि को कहा जाता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल बुद्धि। इंट्रा मतलब खुद का और इंटर मतलब दूसरे का। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल बुद्धि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसमें इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल दो चीजें आती है। इंट्रापर्सनल दूसरों को समझना, इंटरपर्सनल जो है खुद को समझना। नेक्स्ट है आपका जेंडर और सेक्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? जेंडर जैविक है, सेक्स सामाजिक है। जेंडर सामाजिक है, सेक्स जैविक है। दोनों एक है, जेंडर केवल पुरुषों के लिए है। तो मेन अंतर क्या है कि जेंडर जो है वो सामाजिक है और सेक्स जो है वो जैविक है। सेक्स का मतलब होता है लिंग। ठीक है, तो जेंडर मुख्यतः आपका क्या होता है, समाज के द्वारा पुरुष और महिलाओं की जो पहचान कर दी गई है कि पुरुष की मूछें होती है, पुरुष आपके कैसे होते हैं जो रोते नहीं हैं, ये सारी चीजें जेंडर के अंतर्गत आती है। और सेक्स जो है वो व्यक्ति की जैविक विशेषताओं से संबंधित अवधारणा है। जैसे जेंडर में क्या आता है, लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप है। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक शिक्षक को बच्चों के साथ लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादिता से बचना चाहिए, जिसको हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, उससे बच्चों को बचाना चाहिए। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चे की बौद्धिक क्षमता को मापना, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, रट्टा मारना या खेलकूद में भाग लेना। तो स्कैफोल्डिंग होता है शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक की क्या विशेषता है? इसमें बच्चा अमूर्त सोचता है, तो जब मूर्त संक्रियात्मक है तो अमूर्त कैसे सोचेगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें वर्गीकरण, संरक्षण और क्रमबद्धता विकसित होती है। इसमें बच्चा केवल अनुकरण करता है या बच्चा भाषा नहीं सीख पाता। तो इसमें क्या होता है, वर्गीकरण, संरक्षण और क्रमबद्धता विकसित होती है, जिसको हम CCS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्क्रीट, कन्वर्सेशन और सीरीज ये होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होती है? 7 से 11 साल होती है, जिसमें बच्चा मूर्त वस्तु और परिस्थितियों के बारे में सीखता है। CCS, C इज कंजर्वेशन, C इज क्लासिफिकेशन और S इज सीरिएशन और रिवर्सिबिलिटी भी सीखता है। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल और औपचारिक संक्रियात्मक 11 साल के बाद। नेक्स्ट है आदिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक सोशियो कल्चरल गतिविधि है, केवल रटने की प्रक्रिया, केवल स्कूल तक सीमित या केवल शारीरिक विकास। तो आदिगम जो है वो सोशियो कल्चरल गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस पर था? चिंपैंजी पर, बोबोडॉल पर, कुत्ता पर या बिल्ली पर? तो एल्बर्ट बंडूरा की थी बोपोडॉल, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी जो है वो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग किया था कोहलर ने। तो कोहलर का चिंपैंजी भी बहुत फेमस है। कुत्ता जो है वो पावलोव का है और बिल्ली जो है वो थांडाइक की है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोपोडॉल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और अनुकरण का अध्ययन किया, जिसमें बच्चे को वयस्कों के व्यवहार का निरीक्षण कराया गया और इसके बाद देखा गया कि बच्चे आक्रामक व्यवहार का अनुसरण करते हैं। तो बंडूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, वो बताता है कि ऑब्जर्वेशन, लिमिटेशन, मॉडलिंग और विसेरियस लर्निंग बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अगला है, एक बच्चे की असफलता का क्या संकेत है? बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका IQ कम है, शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम बदलने की आवश्यकता है, या बच्चा शरारती है। तो अगर बच्चा असफल हो रहा है तो गलती टीचर की है, इसीलिए शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में बदलाव करना है। बच्चे को नहीं बोलना है आपने कुछ, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो सब जानता है, आपको खुद को सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सोशियो लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, एल्बर्ट बंडूरा, BF स्किनर। तो लर्निंग, सोशियो लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सोशल लर्निंग थ्योरी हम सामाजिक समझ करके हम समझते हैं कि वाइगोत्स्की है, पर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बोबोडाल का प्रयोग किया था। बोबोडॉल दे करके उन्होंने सिखाया था कि बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स जैसा बिहेव करते हैं, जो एल्डर पर्सन बिहेव करते हैं, वैसा उस डॉल के साथ वो भी बिहेव करता है, इमिटेट करते हैं बच्चे, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अगला है एल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस खिलौने पर आधारित था, तो अब भी हमने देखा कि ये किस पर आधारित था, बोबो डॉल पर आधारित था। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में विचार कब आते हैं, भाषा से पहले, भाषा के बाद, भाषा के साथ या केवल किशोर अवस्था में। तो पियाजे का मानना था कि भाषा पहले आते हैं, विचार बाद में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पियाजे और एक आता है वाइगोत्स्की, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा द्वंद्व चलता है, क्योंकि पियाजे का मानना था कि भाषा पहले आते हैं, विचार बाद में आते हैं, और वाइगोत्स्की का मानना था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है, पहले विचार फिर भाषा, पहले भाषा फिर विचार, दोनों स्वतंत्र है या कोई महत्व नहीं है। तो अब भी हमने देखना कि पियाजे का कहना है पहले भाषा आती है फिर विचार, और वाइगोत्स्की का कहना है पहले विचार आता है, सॉरी वाइगोत्स्की का कहना है पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और विचारों के संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। तो ये क्वेश्चन में आपको भाषा पहले बोलता है और इसमें हमको बोलता है कि विचार, इसका आंसर शायद गलत लिया। वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि क्या कहलाती है, ऑप्शन है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, भाषाई या तार्किक। तो दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि होती है इंटरपर्सनल, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिज्जा थ्योरी, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है, ये किसके द्वारा दी गई, गार्डनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या कोहलर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको पिज्जा थ्योरी बोलते हैं, ये किसके द्वारा दी गई है, गार्डनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। केवल एक सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हो सकती है। पिज्जा थ्योरी शब्द मानक मनोविज्ञान की शब्दावली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला को केयरिंग मानने वाला किस प्रकार का है, लैंगिक रूढ़िवादिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत बुद्धि, अधिगमक क्षमता। तो महिलाओं को केयर और पुरुषों को न्याय, इससे जोड़ा था कैरोल गिलिगन ने। तो उनको ये कैरोल गिलिगन के बारे में पूछा जाता है और ये किसकी है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता, जो सिर्फ आपका भूमिकाएं तय कर देता है कि अगर पुरुष है तो ये काम करेगा, महिला है तो ये काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग क्या है, एक सामाजिक अवधारणा, जैविक अवधारणा, शैक्षणिक तकनीक या मानसिक स्थिति। तो लिंग जो है वो आपकी जैविक अवधारणा है, सेक्स जो है वो जैविक अवधारणा है, और जेंडर जो है वो सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट है जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की से। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक की आयु क्या होती है, तो पियाजे की चार अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और 11 से ऊपर जो है वो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीसीएस ट्रिक का प्रयोग किस सिद्धांत के लिए किया जाता है, पियाजे की तीसरी अवस्था, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, गार्डनर की थ्योरी या बंडूरा का प्रयोग। तो सीसीएस हमने देखा था कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये किस में आता है, पियाजे की अवस्था में आता है। तो पियाजे की तीसरी अवस्था का ये गुण है सीसीएस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मसात्करण का क्या अर्थ है, ज्ञान बदलना, पुराने ज्ञान में नया जोड़ना, सीखना छोड़ देना या सामाजिक तालमेल। तो आत्मसात्करण होता है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे आपको अगर साइकिल चलाना आता है तो आप गाड़ी चला सकते हो, ये है आत्मसात्करण। ठीक है, तो जैसे एक बच्चे ने चार पैर वाले जानवर को देख कर समझ लिया कि वो कुत्ता है, तो अब वो गाय को भी देखेगा तो उसको भी कुत्ता कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकोमोडेशन, समायोजन का अर्थ क्या है, जानकारी को यथावत रखना, स्कीमा में बदलाव करना, याद करना या दोहराना। तो समायोजन का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी भी जानकारी को यथावत रखना होता है समायोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, स्कीमा में बदलाव करना होता है समायोजन। तो स्कीमा जो रहता है पुरानी जानकारी होती है, पुराने स्कीमा में फिट नहीं होता तो वो उसको चेंज करता है। जैसे गाय और कुत्ता अलग-अलग जानवर है, वो उसको सीखता है तो वो है आपका समायोजन। एसिमिलेशन है पुरानी जानकारी में नई जानकारी फिट करना, और एकोमोडेशन है नई जानकारी के अनुसार पुरानी जानकारी को बदलना। नेक्स्ट है बच्चे की असफलता दर्शाती है कि सिस्टम बुद्धि से जुड़ सिस्टम या शिक्षण पद्धति फेल हुआ है। बच्चा आलसी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, पेतरदुष्टी नहीं है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र की विशेषता क्या है? पुरस्कार के लिए पढ़ना, सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना, दूसरों की देखा-देखी करना या केवल परीक्षा पास करना। तो इंटरनली मोटिवेटेड है वो बच्चा, तो वो बच्चा क्या करेगा? सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसको बाहर से मोटिवेशन मिलता है, और इंट्रिंसिक मतलब खुद से वो मोटिवेट होता है। अगला है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? ये अनुशासन बनाए रखता है, जिज्ञासा बढ़ाता है, समय बिताने का तरीका है या शिक्षक का काम कम करता है? तो कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति से क्या तात्पर्य है? नेचर। तो नेचर और नर्चर हमने 2 चीज़ें देखी थी कि नेचर हेरिडिटी है और नर्चर एनवायरनमेंट है। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता। तो ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्चर। तो नर्चर से क्या तात्पर्य है? हमने अब भी देखा, नेचर हेरिडिटी और नर्चर एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। तो पोषण नर्चर जो संबंधित है वो वातावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट की परीक्षा में समझ का क्या महत्व क्यों है? रटने के लिए, तो रटना तो कभी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, हाँ ये सही हो जाएगा। केवल पास होने के लिए या समय बचाने के लिए? तो अवधारणा स्पष्ट करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।